नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और प्रामाणिक कार्यक्रम आर पार। कहते हैं आतंकियों का धर्म नहीं होता और यह बिल्कुल सही बात है कि आतंकियों का कभी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। तो सवाल है कि जब एक खास समुदाय के आतंकी पकड़े जाते हैं तो विपक्ष के कुछ नेता छाती क्यों पीटने लगते हैं। देश की राजधानी दिल्ली एक बहुत बड़ी आपदा से बची है क्योंकि 3000 किलो विस्फोटक किसी सामान्य ब्लास्ट की प्लानिंग का हिस्सा नहीं हो सकता। यह पूरे शहर को तबाह करने की साजिश थी जिसे समय रहते पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने रोक दिया। हालांकि दिल्ली में लाल किले के पास एक ब्लास्ट की घटना हुई, 12 लोगों की जान चली गई, करीब 2 दर्जन लोग घायल हैं। लेकिन यूपी और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक आतंकियों के खिलाफ जोरदार एक्शन शुरू हो गया है। तो कुछ नेता कवर फायर की ढाल लेकर मैदान में कूद पड़े हैं। अखिलेश यादव ने तो विस्फोटक मिलते ही यह कह दिया था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर वोट पड़ने जा रहे हैं, और इसके बाद लाल किले के पास धमाका हो गया। समाजवादी पार्टी के ही सांसद महिबुल्ला नदवी जो कि वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा है कि कहीं चुनाव का मौका होता है तो ऐसी घटनाएं क्यों हो जाती हैं। फिर सपा के बड़े नेता अबू आसिम आजमी ने कहा है कि अपनी नाकामी को छिपाने के लिए किसी को भी पकड़कर जेल में डाल देना बहुत बड़ी नाइंसाफी है। कांग्रेस ने भी जुबानी तीर चलाने शुरू कर दिए हैं और उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तो सवाल है कि आखिर इस देश में कब तक राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सियासत पॉलिटिक्स होती रहेगी। इसी मुद्दे पर आज होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, आतंक की नई डी कंपनी। आतंक को कवर फायर देने वाले अक्सर भटका हुआ नौजवान या कम पढ़ा लिखा वाली थ्योरी देते थे, लेकिन आतंक के डॉक्टरों ने खुद ही कवर फायर देने वालों के मुंह पर तमाचा मार दिया। क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में शामिल आतंकी कोई ऐरे गहरे नहीं बल्कि MBBS डॉक्टर हैं। लेकिन हर बार की तरह दिल्ली ब्लास्ट पर भी हल्की सियासत शुरू हो गई। 10 अक्टूबर यानी सोमवार को फरीदाबाद में करीब 3000 किलो विस्फोटक मिला। इसके ठीक बाद अखिलेश यादव ने एक अजीबोगरीब बयान दे दिया। प्राइमरी आप ये माने कि इंटेलिजेंस फेलियर है कि ये चीजें पहुंची कैसे, यहां आई कैसे, जब हमारे पास सीसीटीवी है, सैटेलाइट चीजें हैं, हम सैटेलाइट से ट्रेस कर सकते हैं चीजें, सब चीज सर्विलेंस में है, इतनी फोर्स है, कहीं ऐसा तो नहीं बोर्ड पड़ने जा रहा है कहीं पर। और इस बयान के कुछ देर बाद ही लाल किले के पास ब्लास्ट हो गया, 12 लोगों की मौत हुई, करीब 20 घायल हैं। लेकिन इसके बावजूद विवादित बयानों की बाढ़ आ गई। चुनाव आता है तो ये चीजें क्यों होती हैं, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। किसी निर्दोष के साथ ऐसा न करो। अगर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी को पकड़ के जेल में डाल देना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी नाइंसाफी है। जब भी कभी कहीं इलेक्शन का मौका होता है तो इस तरह के वाक़यात, बम ब्लास्ट कहीं ना कहीं हो जाते हैं। किसी भी बदबख्ताना अमल को अंजाम कोई शख्स दे तो उसको किसी कम्युनिटी से जोड़ना ठीक नहीं है। किसी भी दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। ऐसे में जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। इतने संकट काल में मोदी जी भूटान चले गए, देश में लोगों को लगने लगा कि देश मजबूत हाथों में नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता अनुमा आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली के प्रदूषण से ध्यान हटाना है या दूसरे और अंतिम चरण में बूथ कैप्चरिंग के गहन प्लान को अंजाम देना है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी भूटान से लौटते ही एयरपोर्ट से सीधे घायलों का हालचाल जानने के लिए दिल्ली के LNJP अस्पताल पहुंचे। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. इस बीच कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से लेकर तमाम अलग अलग बैठकों का दौर जारी है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि देश के सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे पर कवर फायर का खेल कब तक चलता रहेगा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।
तो आइए देखते हैं आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण, दिल्ली ब्लास्ट की क्रोनोलॉजी का तथ्यात्मक विश्लेषण। मैं एक एक करके आपको पूरी कहानी बताऊंगा। इस कहानी को रिकॉर्ड करिए और यह कहानी बहुत बड़ी है। 20 से 27 अक्टूबर जम्मू कश्मीर के नेगाम में आपत्तिजनक पोस्टरों पर देश विरोधी बातें आती हैं। पोस्टरों के पीछे मौलवी इरफान अहमद का रोल आता है, नोट करिए। जे.एंड.के पुलिस ने मौलवी को शोपियां से गिरफ्तार किया। पहले यह श्रीनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल वर्कर था। इसके बाद यह नौगाम में एक मस्जिद में इमाम बना। मेडिकल प्रोफेशनल्स को कट्टर विचारधारा से जोड़ने में इसकी एक बड़ी भूमिका है। अब मैं आता हूं 5 नवंबर को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण तारीख है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर से डॉक्टर आदिल को अरेस्ट किया। 7 नवंबर जम्मू कश्मीर अनंतनाग अस्पताल से के लॉकर से AK-56 बरामद होती है। 8 नवंबर हरियाणा फरीदाबाद की अल फलाह मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर मुजम्मिल को अरेस्ट किया जाता है और इस डॉक्टर मुजम्मिल के तार लखनऊ वाले से जुड़े होते हैं। 9 नवंबर हरियाणा फरीदाबाद के धौज गांव में विस्फोटक बरामद होता है। अल फलाह मस्जिद के इमाम का नाम सामने आता है और इमाम मोहम्मद इश्तियाक के घर से कितना विस्फोटक मिलता है, 2563 किलो। और उसके बाद ठिकानों में 358 kg और विस्फोटक बरामद होता है। तो दूसरी छापेमारी होती है। फिर आता है 9 और 10 नवंबर, यह दरमियानी रात पुलवामा का डॉक्टर उमर फलाह मेडिकल कॉलेज, यहां पर क्या होता है, तैनात था और मॉड्यूल का हिस्सा था। अब लगातार छापेमारी के बीच में डॉक्टर उमर फरार होता है। डॉक्टर उमर कहां मिलता है, यह आप नोट करिए। 10 नवंबर दिल्ली के अंदर डॉक्टर उमर विस्फोटक से भरी कार के साथ घूमता रहता है और शाम 6:52 पर डॉक्टर उमर की कार में धमाका हो गया है। और अब बड़ा सवाल यह है, प्लानिंग के साथ धमाका किया गया या घबराहट में ब्लास्ट हो गया। और यह व्हाइट कॉलर टेररिज्म है, यानी डॉक्टर के भेष में यह भेड़िया आतंकी थे